दोस्तों आज हम क्लास 10th के जो फिजिक्स का चैप्टर है उस चैप्टर के 5 या 7 मुख्य सवालों के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इसमें जो मेन टॉपिक होते हैं उसको भी हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक है आज का देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको टॉपिक बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले हम लिखेंगे हेल, और यहाँ पर दर्पण कौन सा है हमारे पास, दर्पण है अवतल। ठीक है, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। अब आपको इसको लिखने से फायदा क्या होगा, लिखने से फायदा होगा जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है, चिन्ह परिपाटी, वो हमारा गलत नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो इसका मतलब दर्पण से जो वस्तु की जो दूरी दी गई, हमारे पास वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से, और यू को दे रखा है आपके पास 25 सेंटीमीटर है, और यू की वैल्यू किस में ली जाती है, माइनस में ली जाती है, इसलिए माइनस कर देंगे। मेरा 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर याद रखना, जब भी हमारे पास 2 गुना 3 गुना या 4 गुना वर्ड आता है, मतलब गुना वर्ड मिलता है, तो गुना का मतलब होता है हमें किसका मान दे रखा है, आवर्धन का मान दे रखा है। और आवर्धन जो होता है हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक आवर्धन और एक होता है आभासी आवर्धन। वास्तविक आवर्धन किसे कहते हैं, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और आभासी आवर्धन किसे कहते हैं, जब प्रतिबिंब आभासी होता है। तो वास्तविक आवर्धन के लिए जो हम एम का मान रखते हैं वो होता है माइनस में, और आभासी आवर्धन के लिए आवर्धन का मान जो होता है पॉजिटिव में। तो अब गौर से देखो, यहाँ पर 2 गुना वो दे रखा है, इसलिए हमारे पास आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन को m से लिखेंगे, m बराबर हो जाएगा 2। लेकिन कैसा आवर्धन है यहाँ पर, वास्तविक, इसलिए m का मान किस में रख देंगे, माइनस में। ये मेन बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी के फॉर्मूले में अगर हम दर्पण का सूत्र लगाते हैं, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन हमें यहाँ पर v नहीं पता है, इसलिए पहले हम आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, और आवर्धन के सूत्र से हम किसका मान निकालेंगे, हम आवर्धन के सूत्र से v का मान निकालेंगे u के फॉर्मेट में। ठीक है, सॉरी, v का मान निकालेंगे, और v का मान निकालने के बाद हम f का मान निकाल लेंगे। तो आवर्धन का मान दे रखा है, देखिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है आपके पास, आवर्धन m बराबर दर्पण का माइनस v अपॉन यू। m का मान कितना दे रखा है, m का मान है -2, v का मान हमें निकालना है, u का मान कितना दे रखा है आपके पास, -25। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ से 25 दूना कितना हो जाएगा आपके पास 50, और वैल्यू आ जाएगी -50। तो v की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया, 50 निकाल लिया। अब ऑटोमेटिक अब u पता चल गया है, v पता चल गया, तो आपको फोकस दूरी किसमें निकालना है, वस्तु की फोकस दूरी निकाल ले, और निकाल लिए दर्पण की। और आप खुद देखिए यहाँ पर दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में। तो अगर हम सवाल लगाते हैं, आंसर हमारा माइनस में आना चाहिए, तभी हम सही माना जाएगा क्वेश्चन। इसलिए दर्पण का सूत्र क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से अगर सवाल लगाते हैं, देखिए फोकस दूरी हम रहने देंगे। v की वैल्यू कितना दे रखा है, v की वैल्यू हमने निकाला -50, फॉर्मूले का प्लस है, और u की वैल्यू कितनी आई, -25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/f इज इक्वल टू -1/50, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -25, और 50 और 25 का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा 50। 50 दूनी 50 इकन्नम 50, इसलिए एक इकन्नम एक आ जाएगा, -25 दूनी 50 से 2 इकन्नम 2। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा -1/50। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला भी हमारा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमें 1/f में f की वैल्यू निकालनी है, -50/3 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो f बराबर हो जाएगा -3 इकन्नम 3, 3 2 5, तो 3 छंग 18, और दशमलव आगे बढ़ाएंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो फोकस दूरी आएगी वो आ जाएगी -16.67 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें, जो हमारी फोकस दूरी निकल के आई है वो किस में आई है, माइनस में। इसलिए माइनस किसके लिए होता है, ये अवतल दर्पण के लिए। इसका मतलब हमारी सवाल ये क्या है, सही है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या, ये देख लेते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन अगला है, कह रहा है आपतन कोण 45 अंश और अपवर्तन कोण 30 अंश है, तो इस स्नेल के नियम का उपयोग कर अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कौन सा माध्यम सघन और कौन सा विरल है। पहले इसकी कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन की घटना में जो आपतन कोण होता है उसकी जया और जो अपवर्तन कोण होता है उसकी जया साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात क्या होता है, हमारे पास का अनुपात स्थिरांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं और ये माध्यम का क्या कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, और अपवर्तनांक को लिखेंगे कैसे हम, n/1 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं। अब आप देखिए क्या कह रहा है। और अपवर्तनांक रिलेटेड एक बात ये भी बता देते हैं, अगर हमारे पास पहला माध्यम n1 है और दूसरा माध्यम क्या है, n2 है, तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि कौन से माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा और कौन सा कम है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो हमेशा कैसा माध्यम होता है, सघन माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वो कैसा माध्यम होता है, वो हमारा विरल माध्यम होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमें माध्यम का नाम नहीं दे रखा, हम कैसे समझेंगे, तो याद रखना अगर माध्यम सघन होगा तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण प्रकाश की चाल में कमी आ जाएगी, इसलिए कोण का मान कम हो जाएगा। मतलब अगर दूसरे माध्यम में जाने पर जो हमारा कोण है, कोण का मान अगर घट जा रहा है, इसका मतलब है कि वो सघन माध्यम है। और अगर हमारी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो कोण का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब वो विरल माध्यम में है। ठीक है, तो अगर कोण का मान घटा तो सघन माध्यम में गई और कोण का मान बढ़ा तो वो विरल माध्यम में गई। अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि आपतन कोण कितना है, 45 अंश है और अपवर्तन कोण कितना है, 30 अंश है। अब आपतन कोण किससे लिखते हैं हम, आपतन कोण लिखते हैं हम जो है आई से, अपवर्तन कोण किससे लिखते हैं हम, आर से। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आई का मान कितना दे रखा है, आई बराबर दे रखा है 45 और अपवर्तन कोण कितना दे रखा है, आर बराबर 30 अंश दे रखा है। अब हमें पता है, देखिए आपतन कोण ज्यादा अपवर्तन कोण कम है, इसका मतलब कोण जब प्रकाश किरण पहले से दूसरे माध्यम में जा रही है तो 45 से कोण क्या हो गया, घट गया। इसलिए यहाँ पर हमारा जो माध्यम होगा वो कैसा माध्यम हो जाएगा, जो माध्यम हमारा होगा वो माध्यम हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये आपतन कोण कितना है 45 और ये अपवर्तन कोण कितना, आर बराबर 30। तो यहाँ पर देख रहे हैं आई का मान बड़ा है और आर का मान छोटा है, इसलिए जो दूसरा माध्यम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, और पहला माध्यम क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो प्रथम माध्यम होगा जिसमें आपतन कोण 45 अंश बन रहा है वो विरल माध्यम होगा और जिसका अपवर्तन कोण जो 30 अंश है वो सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लगाते हैं, कह रहा है कौन सा माध्यम सघन, ये समझ में आ गया। कह रहा है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो अपवर्तनांक का फार्मूला लगाएंगे, अपवर्तनांक का फार्मूला लगाएंगे हम, अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब लगाए फॉर्मूला, तो साइन आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू दे रखा है, साइन आई का मान है 45 और आर का मान कितना दे रखा है 30। जब इसको सॉल्व करोगे साइन 45 का मान होता है 1/√2 और 30 का मान होता है 1/2। सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले गए 2 और नीचे में आ जाएगा √2। अब परिमेयीकरण करेंगे इसलिए √2 से √2 को भाग गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2√2 और डिवाइड में आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू यहाँ से आ जाएगी केवल √2। इसलिए अपवर्तनांक n बराबर आ जाएगा आपके पास √2 और जिसको हम पॉइंट में लिखेंगे 1.414 हो जाएगा। ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ सकता है और यदि वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी हो तो उसे पढ़ने के लिए कितनी फोकल दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। तो याद रखना, जब भी हम दूरदृष्टि की सवाल लगाते हैं वहां पर u और v का मान हमेशा किसमें लिया जाता है, u और v का मान उसमें हमेशा हम ऋणात्मक लेते हैं। किसमें लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आप सबसे पहले तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। इसका मतलब जो वस्तु वो देख रहा है वो वस्तु प्रतिबिंब का काम करती है लेंस में,
इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे जो व्यक्ति द्वारा जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, देखते चलना, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो v का मान हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर, और वैल्यू किसमें ले लेंगे हम, माइनस में। और उसके साथ साथ वस्तु की दूरी क्या मान ली जाएगी, आपको 25 सेंटीमीटर दूर पर रख के देखना, इसलिए वस्तु की दूरी u बराबर कितनी आ जाएगी, -25 सेंटीमीटर। याद रखना u और v हमेशा माइनस में होता है। आपको फोकल दूरी निकालनी है। अब आप खुद देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, यहाँ समझना आप इस बात को, व्यक्ति हमारा किससे पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब जब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसके लिए हमें कौन सा लेंस लगाना है, उसके लिए हम अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। इसका मतलब अवतल लेंस होगा तो उसकी फोकल दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में होगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, अगर हम सवाल लगाते हैं आंसर माइनस में आएगा तो हम कह देंगे हमारा आंसर सही है। चेक करते हैं सवाल। सबसे पहले लेंस का सवाल लगाएंगे, इसलिए लेंस की फोकल दूरी क्या होती है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें फोकल दूरी निकालनी है। v की वैल्यू कितना दे रखा है, v की वैल्यू है आपके पास -20 और u की वैल्यू कितनी आ रही है, -25। जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा -1/20 और माइनस माइनस प्लस 1/25। और यहाँ से वैल्यू जब सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा आपके पास 100। 20 पंचे 100, इसलिए -5 आ जाएगा। 25 चौका 100, इसलिए यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ से जब इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई -1/100। उल्टा करेंगे तो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -100 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो फोकल दूरी होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 100 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, कितनी फोकल दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, तो हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे अतः व्यक्ति को, क्या लिखेंगे आप लैंग्वेज, अतः व्यक्ति को 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, फोकस दूरी वाले या वाला अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि u और v हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर 20 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकल दूरी क्या होगी, और लेंस की फोकल दूरी मीटर में भी बताना और सेंटीमीटर दोनों में बताना है। देखते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा है हमारा लेंस कैसा है। ठीक है, तो लेंस नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो लेंस है वो कैसा है। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पर हम पहले लेंस को देखते हैं। तो लेंस हमारा जो होगा, देखिए यहाँ पर लेंस का नाम आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, जब हमें लेंस का नाम नहीं दे रखा है तो हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ पर 20 डायोप्टर। अब देखिए यहाँ पर क्षमता जो दे रखा है प्लस में है, इसका मतलब जो लेंस होगा वो हमारा कैसा लेंस हम मान के चलेंगे, उत्तल लेंस मान के चलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। हल में आपको लेंस की क्षमता दे रखा है, क्या दे रखा है, लेंस की क्षमता, देखते चलना। लेंस की क्षमता दे रखा है कितना, क्षमता को P से लिखते हैं, P बराबर कितना दे रखा है आपके पास, 20 डायोप्टर। ठीक है, अब आप पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस की क्षमता कहते किसे हैं। तो हम जानते हैं जैसे कि जो भी लेंस होता है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता कहते हैं। और जहाँ पर फोकस दूरी किसमें मापी जाती है, मीटर में। मतलब जब भी फोकस दूरी हम निकालेंगे क्षमता से, या क्षमता से फोकस दूरी निकालेंगे, हमें क्षमता को डायोप्टर में और फोकस दूरी को मीटर में ही करके निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्षमता दे रखा है, फोकल दूरी निकालनी है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला P बराबर 1/f। अब फोकल दूरी प्लस में रखेंगे, लेंस उत्तर है। P की वैल्यू कितना दे रखा है, 20। हमें फोकल दूरी निकालनी है और हमने बताया फोकल दूरी अगर निकालेंगे मीटर में आएगा, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20 इंटू f इज इक्वल टू 1 और f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/20 को, तो यहाँ से अगर आप भाग लगाएंगे, देखिए 20 को दशमलव का 0 बढ़ाएंगे, छोटा है वैल्यू 0 बढ़ाकर 0 बढ़ा देंगे और 20 पंचे 100। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, बराबर 0.05 किसमें, मीटर में आएगी। इसलिए अगर हमारे पास फोकल दूरी किसमें आ गई, फोकल दूरी आ गई 0.05 मीटर। अब आपको सेंटीमीटर में बनाना है, इसलिए क्या करेंगे हम 0.05 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। इसलिए फोकल दूरी कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन मिला है आपके पास, ये क्या क्वेश्चन है, कह रहा है
दो प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के हैं, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। अब देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले समझें आप। जब हम दो प्रतिरोध लेते हैं, एक मान लें R1 है और एक क्या है हमारे पास R2 है। दोनों प्रतिरोध को हमने क्या कर रखा है, किसी स्रोत से समांतर क्रम में जोड़ रखा है। ठीक है, मान लेते हमने क्या किया है, यहाँ पर किसी स्रोत से बैटरी से हमने समांतर क्रम में इसको जोड़ रखा है। ये R1 है और ये R2 है। तो याद रखना, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं I बराबर, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है सॉरी, यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, शक्ति का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, शक्ति का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I स्क्वायर R। एक होता है शक्ति का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा अधिक गर्म होगा। गर्म मतलब यहाँ पर बात की जा रही है हीट की, और हीट क्या कहते हैं, पावर को कहते नहीं है। इसीलिए शक्ति के फॉर्मूले से हम हटकर क्या करेंगे, कार्य का फॉर्मूला लिखेंगे, और कार्य का फॉर्मूले को ही वर्ग या हीट कहा जाता है। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर R, तीसरा R इंटू टी, और तीसरा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब देखिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में दोनों में विभवांतर बराबर होगा, इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी का। तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी का यूज किया, तो यहाँ से पता चला जो हीट या कार्य होता है वो क्या होता है, वो हीट या कार्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब जहां पर प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां पर हीट क्या होगी, कम होगी। अब देखते हैं, तो अगर हम एक 3 ओम का प्रतिरोध लेते हैं और एक 5 ओम का प्रतिरोध लेते हैं, तो ये हमारा ऊपर वाला मान लेते हैं 3 ओम हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, 5 ओम का प्रतिरोध हो गया। अब इन दोनों क्या करते हैं, हम समांतर क्रम में जोड़कर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा अधिक गर्म होगा, तो आप बताइए कौन सा अधिक गर्म होगा। तो बताएंगे क्योंकि दोनों के बीच विभवांतर समान होंगे, इसलिए 5 ओम वाले प्रतिरोध होने के कारण इसका इसमें ऊष्मा कम हो जाएगी, और 3 ओम का प्रतिरोध जो होगा उसमें ऊष्मा ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं H इज इक्वल टू 1/R, इसलिए लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 ओम का प्रतिरोध का मान कम है इसलिए इसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी, अधिक होगी। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं अतः 3 ओम वाला जो तार होगा वो अत्यधिक गर्म होगा। एक कॉन्सेप्ट आप ये लगा सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए थोड़ा नीचे लिख रहे हैं ताकि आप समझ में आए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है, अगर हम आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लें कि हमारे पास दो प्रतिरोधक हैं, एक R1 है या R1 R2 ना करके हम कोई वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, हमने कहा एक 10 ओम का है और एक है 3 ओम का, दोनों हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है। अब बताइए दोनों में किस में धारा ज्यादा होगी। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे समांतर क्रम में दोनों जोड़ दिए किस में धारा ज्यादा होगी, तो आप याद रखना जो धारा होती है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। मतलब कि धारा वहां ज्यादा होगी जहां प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि धारा जो है वो वहां पर बहना चाहती है जहां पर प्रतिरोध का मान कम होता है। अब धारा वहां पर क्योंकि ज्यादा होगी जहां पर प्रतिरोध कम होता है, कारण ये है क्योंकि प्रतिरोध धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए धारा हमारी वहां नहीं जाना चाहिए जहां पर ज्यादा अवरोध होगा। इसलिए जहां पर प्रतिरोध कम होगा वहां पर धारा क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पर धारा ज्यादा होगी वहां पर ऊष्मा भी अधिक होगी। क्यों, क्योंकि देखो W जो होता है वो H के बराबर होता है, H क्या होता है I स्क्वायर इंटू R के। तो जहां पर धारा बराबर होगी वहां पर ऊष्मा भी ज्यादा होगी, ऐसे भी आप कह सकते हो। इसलिए 3 ओम में धारा ज्यादा होगी इसलिए 3 ओम में ऊष्मा भी अधिक होगी। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई, समझ में आया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। अब आगे चलते हैं, ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं एक क्वेश्चन और है। लास्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 3 प्रतिरोध 20 ओम 24 ओम 30 ओम को क्या करते हैं, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, एक बार समांतर क्रम में जोड़ें, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले हम 3 प्रतिरोध ले लेते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पर हल में लिखते हैं कि माना जो R1 पहला प्रतिरोध है, R1 कितना है 20 ओम है, दूसरा प्रतिरोध R2 कितना है 24 ओम है, और तीसरा प्रतिरोध R3 कितना है 30 ओम है। अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है अगर इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो और समांतर क्रम में जोड़े तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पहले यहाँ पर हम लाइन बना लेते हैं। अगर तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये हम तीनों को श्रेणी क्रम में इस टाइप से जोड़ सकते हैं, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये 20 हो गया, ये 24 हो गया और ये 30 हो गया। हम जानते हैं श्रेणी क्रम जब 3 प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R नेट की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होगी, R1
R2 प्लस R3 के इक्वल होगी, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा 20 प्लस 24 प्लस 30, कितना आ जाएगा ये 30 20 50 20 70 4 74 74 ओम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। और अगर इन तीनों प्रतिरोधों को क्या करना है हमें, अब समांतर क्रम में जोड़ के तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो मान लो तीनों को हमने क्या कर दिया समांतर क्रम में यहाँ पर संयोजित कर दिया। अब अगर समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो इनका देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, तो समांतर क्रम में ये R1 मान लेते हैं 20 ओम है, ये R2 कितना है 24 ओम है, ये R3 कितना है 30 ओम है। अगर तीनों को लिखेंगे तो तुल्य प्रतिरोध माना R नेट है तो 1/R नेट किसके इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल होगा। तो इसलिए R नेट की 1/R नेट बराबर हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है 20, R2 कितना है आपके पास 24 और R3 कितना है आपके पास 30। अब इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आएगा यहाँ पर इसको निकालना पड़ेगा हमें, 20 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे अंदाज से 120 आना चाहिए। ठीक है, 2 धामा 20, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, फिर 2 से काटेंगे 2 75, 2 छंग 12, 15 बच गया, 2 से काटेंगे 5 बचा है, 2 3 6 15 बचा है, 3 से काटेंगे 3 का नाम 3 3 5 15, 5 का नाम 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 24 पंचे 120। तो इसका एलसीएम आया कितना हमारे पास 1/R नेट बराबर आ गया, वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसकी जो वैल्यू आई 1/R नेट इज इक्वल आया, एलसीएम ये कितना है 120, 24 20 छक्का 120 इसलिए 6 आ जाएगा, 24 पंचे 120 इसलिए 5 आ जाएगा। ठीक है, और 30 को करेंगे 3 चौक 12, 30 चौक 120 4 आ जाएगा। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1/R नेट इज इक्वल टू 6 5 11 11 5 11 4 15 15 बटे 120। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जब भी ऐसे डिवाइड बनती है तो पहले हम आर नेट की वैल्यू उल्टा कर देना पड़ता है, तो 1/R नेट उल्टा करेंगे तो आर नेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 120 बटे 15। अब सॉल्व करेंगे तो 15 अट्ठे 120, इसका मतलब जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध होगा इनका समांतर क्रम में वो आ जाएगा कितना 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या बात कह रहा है, एक परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित होती है, इस दौरान कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, यदि प्रतिरोध 20 ओम हो तो उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखते चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया क्या है लिख ले हल। हल में सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है धारा आई बराबर कितना दे रखा है 5 एम्पियर, समय टी बराबर कितना दे रखा है 8 सेकेंड। ठीक है, 8 सेकेंड दे रखा है, कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और प्रतिरोध दे रखा है आर बराबर कितना 20 ओम दे रखा है, ऊष्मा भी ज्ञात करनी है। पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला किसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें आवेश पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आवेश बराबर होता है n इंटू ए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और एक इलेक्ट्रॉन में आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या। तो अगर हम क्यों निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालने के लिए हम इस डिवाइड कर देंगे, इसलिए पहले लगाएंगे धारा का सूत्र आई बराबर क्या लगाएंगे क्यू अपॉन टी। आई की वैल्यू कितनी आई 5, क्यू हमें निकालना और टी दे रखा है कितना 8, और यहाँ से वैल्यू निकाला हमने, क्यू बराबर आ गया 5 गुणे 8 और 8 5 कितना आ जाएगा आपके पास, तो आवेश पता चला हमारे पास 40 कूलम। तो हमने यहाँ पर निकाला तो हमें पता चला 5 एम्पियर की धारा अगर 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाएगी, प्रवाहित जो आवेश होगा कितने आ जाएंगे वो 40 कूलम आ जाएगा। अब आवेश पता चल गया है, इसलिए Q बराबर n इन टी का फार्मूला लगाएंगे और Q की वैल्यू कितनी आई है 40, n की वैल्यू में निकालनी है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 होगा। अब ये वैल्यू इधर आएगी डिवाइड में हो जाएगी 40 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19 और बराबर आ जाएगा n, 19 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू किस में हो जाएगी ये प्लस में हो जाएगी और डिवाइड में बचेगा 1.6 इज इक्वल टू आ जाएगा n। और जब सॉल्व करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे 10 से भाग तो ये बन जाएगा 400 गुणे 10 की घात 19 और ये बन जाएगा 16। ठीक है, और जब काटेंगे तो 4 एकन्नम 4 4 चौक 16 और ये बन जाएगा 100 और 100 को 4 से 100 को भाग करेंगे 25 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम आपको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 25 गुणे 10 की घात 19। अब इसको भी 10 से गुणा करेंगे 10 से भाग करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 2.5 गुणे
10 की घात 20, भाग वाला यूज कर लिया, गुणा वाला पावर बढ़ा देगा। इसका मतलब हमारे पास प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 2.5 गुणे 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन। और आपसे दूसरा क्या पूछा गया था, तो दूसरा पूछा गया था अगर प्रतिरोध 20 ओम है तो उत्पन्न ऊष्मा। अब देखो ऊष्मा पूछ रहा है तो इसका मतलब हमें W या H निकालना है, दोनों का फॉर्मूला एक होता है। ऊष्मा की दर नहीं पूछ रहा, वरना हमें शक्ति निकालनी पड़ती, इसलिए दूसरा लिखेंगे किसके लिए, ऊष्मा के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम ऊष्मा के लिए। अब ऊष्मा के लिए I पता है, R पता है, T पता है, और हमें क्या निकालना है, W निकालना है। इसलिए हमारे पास देखो W के कितने फार्मूला, W का फार्मूला होता है पहला VIT, ठीक है, V तो पता नहीं, दूसरा है I स्क्वायर R इंटू टी, और तीसरा फार्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये V की वैल्यू वाले हमारे नहीं यूज होंगे क्योंकि हमें V का मान पता नहीं, इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे इसको और उसको। इसलिए उत्पन्न ऊष्मा H या W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, इसलिए 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार लिखेंगे। R कितना दे रखा है 20 और T कितना दे रखा है 8। सॉल्व करेंगे तो 8 पंचे 40, 40 गुणे 5 करेंगे, 40 पंजे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 200, और 200 गुणे 20 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके हमारे पास, 2 दूनी 4000। इसलिए जो उत्पन्न ऊष्मा होगी 4000 जूल हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए जिसको आपको हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से समझाया हुआ है। आप इन क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत।